Hello and welcome to today's edition of Daily News Digest, where we simplify the news articles of the day. इसमें आप हम आपके लिए जो की टेकअवेज हैं आज के न्यूज़पेपर के लिए आपके एग्जाम प्रिपरेशन को जो हेल्प करे, हम उस तरह का काम करते हैं कि आपको कैसे स्निपेट्स दिया जाए आज के डेली न्यूज़ न्यूज़ जो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में आए हुए हैं। तो चलिए आज के न्यूज़ को देखते हैं। देयर आर टू आर्टिकल्स फ्रॉम माय साइड फ्रॉम टुडेज एडिशन ऑफ द हिंदू एंड लेट्स delve into it. This first article is that farmer must get a high quality seeds fertilizers, says agriculture minister. तो एक नेशनल लेवल की मीट हो रही है, दैट इज 13th नेशनल सीड कांग्रेस, वाराणसी में हो रही है। ठीक है, तो वाराणसी भी ऑल इंडियन वाराणसी में एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन भी है। वाराणसी में जो आप देखोगे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मनीला में है, उसका एक जो रीजनल सेंटर है वो वाराणसी में भी है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है वाराणसी। तो ठीक है। एंड वाई वी एग्जैक्टली नीड गुड स्टडी सीड्स। अब here it is written that especially in the wake of climate change and increasing diseases and various sort of crops, we need sturdy seeds that can withstand these sort of adverse effect। जो एक इवेंट्स हैं उनको वो विथस्टैंड कर सके। अब स्टूडेंट को समझना ये चाहिए कि ये जो हाइब्रिड सीड्स होता है और एक हम सुनते हैं हमेशा, वी गेट टू नो अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, जीएम सीड्स, इसमें क्या फर्क है। ठीक है, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज व्हेन यू डू इट आर्टिफिशियली, यू टेक अ पर्टिकुलर जीन फ्रॉम लेट्स से कैक्टस फैमिली से हमने एक जीन उठाया बिकॉज इट इज रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, लो लो वाटर में भी वो सर्वाइव कर जाता है। तो हमने एक पर्टिकुलर जीन कैक्टस फैमिली से उठाया और किसी और राइस में डाल दिया, सो दैट इट कैन विथस्टैंड लो लेवल ऑफ वाटर, लो हाई हाई टेम्परेचर लेवल्स, हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, उस तरह के कंडीशन को भी वो सर्वाइव कर सकता है। तो ये एक तरह से जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गया। बट व्हाट इज लाइक हाइब्रिड सीड्स? हाइब्रिड सीड्स इज बेसिकली वी मेक अ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द जो नॉन सीड्स हैं हमारे पास, जो नॉन प्लांट वेराइटीज हैं, जो लाइक वी आर ग्रोइंग वाइल्ड वेराइटीज है, उसको हम हाइब्रिडाइज करवाते हैं एक दूसरे से। जैसे राइस के बहुत सारे वेराइटीज है एंड वी हाइब्रिड एनी टू वेराइटीज। तो होता क्या है कि देर आर लाइक टू वेराइटीज, दो वेराइटीज हैं, वाइल्ड टाइप वेराइटीज हैं। वन इज लाइक लॉन्ग स्टिपल है, दूसरा एरोमेटिक है। तो अगर हम उनको हाइब्रिड करवाते हैं तो वी विल गेट इन अ सिंगल वेराइटी वी विल गेट लॉन्ग स्टिपल ऑल्सो एंड एरोमेटिक राइस ऑल्सो। इन द सेम केस अगर एक वेराइटी है दैट इज रेजिस्टेंट टू लाइक हाई टेम्परेचर, रेजिस्टेंट टू लो वाटर लेवल्स, ठीक है, उसमें भी सर्वाइव करता है। तो इफ वी मेक अ हाइब्रिड ऑफ विथ एनी अदर क्रॉप, वी विल गेट अ बेनिफिट ऑफ दीज क्रॉप इन अ सिंगल क्रॉप विच विल बी मोर सॉर्ट ऑफ एक तरह से सुपीरियर क्रॉप होगा एज कंपेयर टू इट्स जो एक पेरेंट क्रॉप से उससे ज्यादा सुपीरियर होगा। बट थिंग इज दैट कि जब हम लैब में काम करते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन, इट टेक्स अ वेरी लेस टाइम, मे बी 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। ठीक है, बट व्हेन वी डू सॉर्ट ऑफ फील्ड बेस्ड प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, it may take 7 6 7 generations and it may take 10 years also, so it's a very tedious job। but then it is like ये जो एक हम हाइब्रिड पाते हैं दैट इज मोर एंड अमीनेबल टू लाइक इन्वायरमेंट। वो एक तरह से आपका एक नेचुरल वेराइटी है। ठीक है, वो इस तरह से कोई आर्टिफिशियल वेराइटी नहीं आ रहा है। सो इट इज़ वेरी गुड। तो बात वही हो रही है कि ये जो हाइब्रिड वेराइटीज ये सीड्स कंपनीज वगैरह बनाती हैं, दे शुड गेट मतलब एक मोर सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, दे आर आस्किंग फ्रॉम इट। तो वी विल गो इन टू दिस आर्टिकल कि व्हाट आर द इशू। the issue is like one nation they are demanding these seeds, जो seeds companies है, they are asking breeders, seed breeders, they are asking the one nation one license to promote research and development and use of hybrid seed introduced by the private sector। अब होता क्या है, you make a seed in one state but टू लाइक इसका दूसरे स्टेट्स में भी आप इसको रीग्रो करवाना चाहते हैं, वहां के फार्मर्स को भी इसको ग्रो करवाना, दे विल हैव टू टेक लाइसेंस फ्रॉम दैट स्टेट ऑल्सो। तो दिट्स determines, or we all know that our governmental processes is bit slow है, रेड टैपिज्म में होता है, तो it take bit of time and these private companies spend so much of their like money they earn on the research and development। it is it is written that 10% of their income they spend on the research and development of the seeds। but what they after having spent so much and in a one particular state, they have to take license from other states so that they can check if their plant variety जो है वो बाकी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में भी काम कर रही है या नहीं कर रही है efficiently। so a thing is here written,
कि what can be the way forward in this direction, then it is said that the plant breeders have requested the center to bring a policy of one nation one license by accepting data from companies from different agri-climatic zones. If the data are verified and accepted, we don't have to deal with the difficulties of obtaining license in every state, because if they what they do, उन्होंने एक सीड वेराइटी डेवलप किया and they grow it in various agroclimatic zones. और if data coming from these sort of study अगर ये बताता है कि the plant has a beneficial sort of role, और वो एक और वो काफी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही है in comparison to like parent varieties, then they no need of getting license फ्रॉम द वेरियस स्टेट्स, और अगर सेंटर इसको वेरीफाई करती है, दे शुड बी थिंग्स शुड बी एक्सपेडाइटेड। तो ये जो डिमांड है जो सीड्स कंपनी की, ये एक तरह से इस पैराडाइम में वो काम करना चाह रहे हैं। इसके अलावा मैं चाहूंगा स्टूडेंट, एक पेटेंट एक्ट है, पेटेंट एक्ट के अंदर आता है, दैट इज प्लांट वेयर आईपीआर, बेसिकली आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आता है, पेटेंट में नहीं आता है, सॉरी आई मिसस्पेल्ड। देयर इज ए आईपीआर थिंग दैट इज प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, इसके बारे में जाने आपकी प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, बिकॉज दीज सॉर्ट ऑफ जो एक तरह से फार्मर्स होते हैं वो भी प्लांट के सीड्स को कंजर्व करने में काफी उनका सहयोग होता है। एंड दीज जो एक तरह से जो ये ब्रीडर्स हैं वो भी एक नई नई वैरायटीज लेके आ रहे हैं, दे आर प्रोटेक्टेड थ्रू दिस एक्ट। ठीक है, तो इस एक्ट के बारे में जाने, और इस पे क्वेश्चन भी आए हुए हैं इन द प्रीवियस ईयर। आई शो यू, हियर इट इज लाइक 2019 में क्वेश्चन आया था। सीड्स पे क्वेश्चन जनरली आते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पेटेंट एक्ट अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया। इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एप्लीकेशन बोर्ड है, प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है, एक मुझे याद आता है बहुत पहले 2005-6 में टर्मिनेटर सीड्स पे क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज टर्मिनेटर सीड्स। इस पे स्टूडेंट देख सकते हैं कि तो सीड्स, नोवेल सीड्स, हाइब्रिड सीड, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, इट इज वेरी अपकमिंग एरिया, और स्टूडेंट को इस सब के बारे में जानना चाहिए। सो दिस इज फर्स्ट आर्टिकल। कमिंग टू सेकंड आर्टिकल, ये एक छोटा सा आर्टिकल है कि इंडिया टेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल विद अ रेंज ऑफ 3500 किलोमीटर। अब ये है कि हम तो ये अब हमारा एक न्यूक्लियर सबमरीन है, दैट इज आईएनएस अरिघात, इससे ये मिसाइल टेस्ट किया गया। एंड इस मिसाइल का नाम है S4। ठीक है, नहीं सॉरी, S4 नहीं है, इसका नाम है K4, सॉरी। तो K4 मिसाइल, बिफोर दैट देयर वाज अ मिसाइल नोन एज K15। उसको हम उसका एक अपना इंडिजिनस नेम है, उसको कहते हैं सागरिका मिसाइल। उसका रेंज जो है वो 750 किलोमीटर है। तो वाई नीड वॉज फेल्ट फॉर अ मोर मिसाइल विद मोर रेंज, बिकॉज इफ you need to fire 750 किलोमीटर रेंज मिसाइल, you need to go into deeper water towards China और पाकिस्तान, तभी आप फायर कर सकते हैं, if you need to target the deep targets। ठीक है, तो बट इट विल एक्सपोज इंडियन सबमरीन टू द थ्रेट्स, अंडर सी थ्रेट से, या उनको भी पता चल सकता है, इसीलिए नीड वॉज फेल्ट फॉर अ लॉन्गर रेंज मिसाइल। और इसलिए ये जो K4 मिसाइल है इसका परीक्षण किया गया, और इस काफी समय से इस पे काम चल रहा था। देयर इज वन मोर अपकमिंग मिसाइल दैट इज K5, जिसका रेंज 5000 होगा। एंड इसके बारे में आप जाने आईएनएस अरिघात है, ये इंडियन न्यूक्लियर SSBN है। SSBN क्या होता है, एसएसएन क्या होता है? तो न्यूक्लियर जो एक सबमरीन होते हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर सकते हैं, उसको SSBN कहा जाता है। एंड दोज सबमरीन दैट डजंट हैव दिस कैपेबिलिटी, दे आर क्लास ऑफ SSN। ठीक है, तो इंडिया में जैसे आईएनएस ये अरिघात देख रहे हैं, एक अरिधिमान है, उससे पहले आईएनएस अरिहंत है। तो इस तरह से इंडिया का एक अपना एक चेन ऑफ दिस सबमरीन्स है। एंड इसके अलावा जो स्टूडेंट है वो जान सकते हैं कि इंडिया का न्यूक्लियर ट्रायड क्या है, व्हाट इज लाइक न्यूक्लियर ट्रायड। विद दिस इंडिया इज कैपेबल ऑफ हैविंग अ न्यूक्लियर ट्रायड, बिकॉज इंडिया हैज नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। इसके बारे में भी जाने कि ये फॉरेन पॉलिसी में आपका जो IR सेक्शन है उसमें भी काम आएगा कि इंडिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है टुवर्ड्स द लाइक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। तो इसमें न्यूक्लियर ट्रायड ये है कि वी आर कैपेबल ऑफ फायरिंग न्यूक्लियर मिसाइल्स फ्रॉम ऑल द थ्री डोमेन्स, लाइक एयर से भी कर सकते हैं, वाटर से भी कर सकते हैं, लैंड से भी कर सकते हैं। तो इसको न्यूक्लियर ट्रायड कहा जाता है। एंड इट इज वन ऑफ द फ्यू नेशंस दैट हैज दिस कैपेबिलिटी ऑफ firing nuclear missiles from anywhere, be it land, sea, and water.
So this is good गौरव सर, article. गौरव सर, जो बगल में आर्टिकल है जो प्लास्टिक अल्टरनेटिव्स पे हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये बुसान में हो रहा है, जो कि साउथ, ये इसमें साउथ South कोरिया Korea. में है। और इसमें जो कमिटीज है, जो इस कमिटीज में आप देखेंगे यहाँ पे जो इंटर गवर्नमेंटल कमिटीज है, इस पे बहुत सारी बातें हो रही है और इंडिया ने अपना इसमें पक्ष रखा है। तो स्टूडेंट्स को ये भी पढ़ना चाहिए। इट्स रियली वेरी गुड आर्टिकल। जी, और इंडिया का मतलब जो इससे पहले प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए क्या क्या उसका स्टेप थे, तो वो सब भी जानना चाहिए। इससे पहले 2016 में भी लॉ इंडिया लेके आई थी, तो वो सब जानेंगे स्टूडेंट उसके बारे में। तो हाँ, ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है ये भी। सो विद दिस माय पार्ट कम्स टू एन एंड, नाउ आई विल इनवाइट मनीष सर टू कैरी फॉरवर्ड दिस डिस्कशन। I have also two articles, and both are from the Indian Express, today's edition. The very first article is talking about the natural farming, और इसके लिए government has taken a new initiative. The initiative is National Mission on Climate Natural Farming. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि व्हाट इज नेचुरल फार्मिंग। तो जो डेफिनेशन है यहाँ पे बहुत अच्छे से है, जैसे कि जो द फार्मिंग प्रैक्टिसेस दैट इज केमिकल फ्री and that only use input produced using livestock and plant resources consequently। तो जहाँ पे हम केमिकल नहीं यूज करते हैं और जो लाइव स्टॉक से हम इनपुट यूज करते हैं फर्टिलाइजर के रूप में, वो नेचुरल फार्मिंग उसे हम कहते हैं। So this mission is going to be implemented in those districts which are using high fertilizer in order to produce high number of crops। तो उन डिस्ट्रिक्ट को पहले गवर्नमेंट टारगेट कर रही है। तो एज फार एज दिस मिशन इज कंसर्न, तो इट इज नॉट ए ऑल टुगेदर न्यू मिशन। इट इज, यू कैन से कि इम्प्रूवमेंट ऑन द भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति का जो केबीपीके खाता, उसी का इम्प्रूव्ड वर्जन है। इसमें दूसरा ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो मिशन लॉन्च किया है, इट कम्स अंडर द अम्ब्रेला स्कीम ऑफ परंपरागत कृषि विकास योजना। ये दोनों योजना स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको देख सकते हैं। फिर इसका जो बजटरी अलोकेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2481 करोड़ रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको आउटले इसके लिए एक सेट किया है। इसके अंडर इसको काम किया जाएगा। इसमें जो इनोवेटिव चीजें हैं वो है कि अंडर दिस मिशन ना, व्हाट गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू ना, दे आर क्रिएटिंग 2000 मॉडल डिमोन्स्ट्रेशन फार्म्स। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दिस फार्म्स विल बी सेटअप अंडर कृषि विज्ञान केंद्र हो गया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में फार्मर्स फील्ड पे होगा। तो ये जो मॉडल होगा ना, इट विल सर्व एज ए ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर द फार्मर्स। इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन नेचुरल फार्मिंग एंड दे वांट टू गेट ट्रेंड, तो थ्रू दिस model demonstration farm they can get the training की how to do the natural farming। तो उसके साथ साथ यहाँ पे 30,000 कृषि सखी का भी यहाँ पे एक प्रोविजन है कि गवर्नमेंट विल ट्रेन 30,000 कृषि सखी, जो कि हैंड होल्डिंग का काम करेंगी फार्मर्स के लिए। दे विल बेसिकली मेक देम अवेयर अबाउट द नेचुरल फार्मिंग एंड द प्रोसेस थ्रू विच इट कैन बी डन। इसके बाद से यहाँ पे कुछ डेटा है जो हमारे काम का नहीं है। उसके बाद से जो सेकंड पार्ट है इस आर्टिकल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एम की बात करें इस प्रोग्राम का, तो एम इज टू कम्बेट द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड ऑल्सो रिड्यूस इनपुट कॉस्ट फॉर फार्मर्स। एज फार्मर्स आर यूजिंग एक्सेसिवली हाई फर्टिलाइजर, तो कहीं ना कहीं ये सॉइल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट कर रहा है। इनपुट कॉस्ट भी ज्यादा हो रही है, कहीं ना कहीं ये कंज्यूमर के हेल्थ को भी इम्पैक्ट करिए। along with that, excessive exposure to fertilizers also creating health hazard to farmers। तो यहाँ पे जो बायोलॉजी है उसमें एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, दो कॉन्सेप्ट है, एक बायो एक्यूमुलेशन का और बायो मैग्निफिकेशन का। इसमें ये होता है कि एक्सेसिव एक्सपोजर टू एनी केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स लीड्स टू बायो एक्यूमुलेशन, और कहीं ना कहीं ये बायो एक्यूमुलेशन लेटर ऑन बायो मैग्निफाई करता है। For example, if we are eating any vegetable which is some amount of pesticides, तो कहीं ना कहीं वो जाके हमारे फैट में accumulate होता है। और थ्रू, अगर हम कोई पॉल्ट्री का यूज करते हैं हम, तो पॉल्ट्री में अगर बायो एक्यूमुलेट हुआ है, तो अगर हम पॉल्ट्री के प्रोडक्ट को हम खाते हैं तो हमें मैग्नीफाई होता है। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चे जान सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें ये बता रहा है कि हाउ दिस मिशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रीवियस मिशंस। तो पहला तो इसमें जो इनपुट गवर्नमेंट लगा रहे, जो बजटरी एलोकेशन है वो बहुत हाई है।
दूसरा इसमें है कि टारगेट ओवर 1 करोड़ फार्मर्स, ये टारगेट करता है कि वी विल ट्रेन वन इन द अराउंड 1 करोड़ फार्मर्स एंड वी विल परस्यू देम टू डू द नेचुरल फार्मिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एन इकोसिस्टम फॉर सस्टेनेबल नेचुरल फार्मिंग इन द कंट्री, कहीं ना कहीं ये इकोसिस्टम क्रिएट करेगा जहाँ पे नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करेगा। तो फाइनली एम ये आर्टिकल बात करता है कि ये ऑल्सो एम करता है स्टैब्लिश करने के साइंटिफिकली सपोर्ट कॉमन स्टैंडर्ड एंड इजी फार्म फ्रेंडली सर्टिफिकेशन प्रोसेस प्रोसीजर टू फॉर नेचुरल ग्रोन केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स। तो कहीं ना कहीं हम एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, प्लस हम सर्टिफाई कर रहे हैं कि यस दिस दिस प्रोडक्ट इज नेचुरली ग्रोन। तो कहीं ना जो हम एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत सारे की एक्सपोर्ट मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो फॉरेन कंट्री होती है जैसे यूरोपियन यूनियन है, तो वहाँ पे सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी का कॉन्सेप्ट होता है, उसके थ्रू वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं। बट अगर हम एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं तो हम उन मार्केट को भी टारगेट कर सकते हैं थ्रू दिस नेचुरल फार्मिंग प्रोडक्ट्स। तो यही बेसिक टेक अवे है इस आर्टिकल के कि सर हाउ ये वी एक आर गोइंग टू। यस सर। मैं इसमें एक टर्म जो लिखा हुआ है, जीवा मित्रा बीज मित्रा। तो मैं स्टूडेंट को चाहूंगा कि एक हमारे साइंटिस्ट हैं सुभाष पालेकर, जिन्होंने जीरो बजट फार्मिंग को एक तरह से बढ़ावा दिया। तो उनका ही ये है कि जीवा मित्र बीजा मित्र एक मल्चिंग का कॉन्सेप्ट है। मल्चिंग क्या होता है स्टूडेंट जान सकते हैं? वापा मस्सा क्या होता है? ये चार डोमेन होते हैं कि ये जो एक तरह से परंपरागत कृषि, जो एक तरह से कृषि की जाती है, तो ये है कि पहले हम जीवा मित्र बीजा मित्र मल्चिंग और वापा मसा, ये चार डोमेन हैं। स्टूडेंट जाने कि ये कैसे एक तरह से हेल्प करते हैं कि हम ऑर्गेनिक वे में एक फार्मिंग कर पाए। सो इट वाज वेरी गुड आर्टिकल। यस सर, फेयरली पॉइंटेड आउट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने ये हाईलाइट किया। देयर इज अनदर आर्टिकल दैट इज रिलेटेड टू सोशलिस्ट एंड सेकुलर इन द प्रियम्बल। अभी एक सुप्रीम कोर्ट में वो हुआ था कि पेटिशन लॉन्च हुआ था, और उसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो इस आर्टिकल में कुछ बेसिक टेक अवे है, और इसके साथ ही जो पिछले बार में ये आर्टिकल डिस्कस कर रहा था, आई आई मेड ए मिस्टेक। मैंने वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज को आर्टिकल 44 अमेंडमेंट से रिलेट किया था, तो कहीं ना कहीं गलत था। दैट इज रिलेटेड टू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो मैं करेक्शन भी करना चाहूंगा। तो दिस आर्टिकल में बहुत लंबा बहुत डिटेल आर्टिकल है, बट देयर इज सम बेसिक टेक अवे। जैसे कि पहला एक डेफिनेशन जो प्रियम्बल का है वो हमें मिलता है यहाँ से। तो प्रियम्बल इज ए इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दैट लेज आउट द डॉक्यूमेंट्स पर्पस अंडरलाइंग फिलोसफी एंड गाइडिंग प्रिंसिपल। तो कहीं ना कहीं हमारा वैल्यूज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के लेटर लेटर के जो पार्ट्स हैं उसमें उसकी फिलॉसफी क्या है, वो किस प्रिंसिपल पे हमने ये बनाया है, तो ये प्रियम्बल के थ्रू हमें पता चलता है। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट, नहीं 42nd अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हम एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते थे, बिकॉज थ्रू दिस अमेंडमेंट वी हैव मेड लार्ज स्केल चेंज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो और कहीं ना कहीं ये अमेंडमेंट ना इनहेंस कर दिया था सेंट्रल के पावर को। और उसके साथ साथ इसमें एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ये हुआ था कि इफ सेंटर इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट सम पॉलिसीज अंडर पार्ट 4 जो कि डीपीएसपी होता है, और पार्टिकुलरली रिलेटेड टू आर्टिकल 36 to 51, और उस केस में अगर कुछ चेंजेस करता है, कुछ अमेंडमेंट करती है कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट, तो दैट विल नॉट कम अंडर द jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 368। अगर अगर 368 के अंडर चेंजेस करती है तो वो जुडिशियल रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकता। ये रेस्ट्रिक्शन एक कहीं ना कहीं लगाने की कोशिश की थी सेंट्रल ने। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन सेंटर ने लगाया था, इसको मिनर्वा मिल जो लैंडमार्क एक केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें ने इसको वाइड घोषित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, दिस इज टोटली अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर, और कहीं ना कहीं ये हैम्पर कर रहा है बहुत सारी जो डिवीजन ऑफ पावर है उसको। बट जो लेटर वाला पार्ट था उसको सुप्रीम को जिसके जिसके थ्रू हमने इसमें सोशलिस्ट और सेकुलर टर्म को प्रियम्बल में यूज किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसके अगेंस्ट कुछ नहीं किया, इसको एज इट इज छोड़ दिया। तो अभी जो पेटिशन हुआ उसमें लोगों का कहना ये था कि सेकुलर द वर्ड सेकुलर वाज डेलिबरेटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन बाय इट्स फ्रेमर्स। जो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्रिएट की गई थी तो इसको डेलिबरेटली एक्सक्लूड किया गया था। और दूसरा इनका आर्गुमेंट ये था कि कहीं ना कहीं जो सोशलिस्ट टर्म है ये सेंटर के हैंड को कहीं ना कहीं बांध देती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो इस दोनों आर्गुमेंट को काउंटर किया सुप्रीम कोर्ट ने, और इसमें इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का जो आइडिया था वो था कि
वी हैव डेवलप्ड ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट टाइप ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया, जहाँ पे स्टेट किसी भी धर्म के अगेंस्ट नहीं जाती है और किसी पार्टिकुलर धर्म को प्रमोट भी नहीं करती है ना। तो कहीं ना कहीं ये मतलब न्यूट्रल है, सो दैट इट इज वैलिड। दूसरी जो सोशलिज्म से रेफर हुआ था, तो सोशलिज्म का जो प्रिंसिपल यह होता है कि वेयर इन द स्टेट इंश्योर दैट द नो सिटीजन इज डिसएडवांटेज ड्यू टू इकोनॉमिक और सोशल सर्कमस्टेंस। तो और कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को वो मतलब प्राइवेट सेक्टर को डिस्क्रिमिनेट ना करे। तो ये दोनों केसेस इंडिया में हो रहा है, क्योंकि स्टेट कहीं डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल सर्कमस्टेंस ऑफ द पीपल, और प्राइवेट सेक्टर फ्लोरिश कर रहा है अपने कंट्री में। तो ये दोनों आर्गुमेंट था, और अलोंग विद दैट सुप्रीम कोर्ट का एक और आर्गुमेंट था कि प्रियम्बल इज नॉट रेस्ट्रिक्टिंग गवर्नमेंट टू क्रिएट एनी इकोनॉमिक और एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिसीज। अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज बना रही है तो प्रियम्बल इज नॉट ए हर्डल टू दैट। तो ये भी एक लॉजिक दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ऑन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज थ्री लॉजिक्स इन्होंने 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को प्रियम्बल में यूज किया था उसको वैलिड करार दिया। तो ये आर्टिकल रिलेटेड टू दैट है। ये तीनों आपका सुप्रीम कोर्ट का आर्गुमेंट पता होना चाहिए। जो सेकंड 42nd अमेंडमेंट है वो आपको पता होना चाहिए, और जो ये प्रियम्बल से हमें क्या मिलता है ये भी पता होना चाहिए। तो दिस इज द बेसिक टेक अवे ऑफ दिस आर्टिकल। बहुत बड़ा दिख रहा है बट कंटेंट जो आपके काम का है बहुत कम है इसमें। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सर, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग इन दिस? नो सर, आई थिंक दिस इज वेरी गुड आर्टिकल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइक जीएस पेपर 2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है ना। यस। और एक तरह से एक तो बेसिक फिलॉसफी जो हमारे माइंड, जो प्रियम्बल डिक्टेट्स द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो मेनी टाइम्स सुप्रीम कोर्ट भी एक प्रियम्बल का सहारा लेता है कि एग्जैक्टली हमारा फिलॉसफी क्या है, और हम ये जो बेसिक लॉ है या कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रिंसिपल है, इज इट लाइक अडहेरिंग टू दीज कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी और नॉट। तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छा आर्टिकल है, स्टूडेंट को मस्ट इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए इसको। और ओके कुछ सर। कुछ और केसेस हैं, जैसे कि एक केसेस चंपाई का राजम दुराराजन केस जो हुआ था कि प्रियम्बल पार्ट है या नहीं है। तो वो सब केसेस, इनको एक जो हिस्टोरिकल मिनरवा मिल केस तो दिया हुआ है, एक केस हुआ था कि प्रियम्बल पार्ट है या नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, सो दैट इट इज लाइक 368 उस पे लगता है या नहीं लगता है, तो इस पे एक केस हुआ था। तो स्टूडेंट को ये सब देखना चाहिए कि चंपाई राजन दुराई राजन केस था, ये सब क्या है, ये सब स्टूडेंट को देखना चाहिए। ओके सर, थैंक यू, फेयरली पॉइंटेड आउट, एंड विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडेज सेशन। थैंक यू गौरव सर। थैंक यू।